इसको बोलते हैं, इसका नाम था यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हाँ यूटीएम। इन्होंने इस पे दो जॉ समझते हो, जॉ जबड़ा जबड़ा पकड़ने वाला, इस जबड़ा ऐसे से मैंने इस पे क्या ऐसे पकड़ लिया इसको मशीन ने, लेथ में होता है, हाँ लेथ में होता है, जब चक पे होता है, इसने ऐसे पकड़ लिया, हाँ उस पे टेल स्टॉक पे भी होता है, हेड स्टॉक पे भी होता है, ऐसे पकड़ लिया, दोनों पकड़ लिया, इसे हम बोलते हैं जॉ। मैंने एक स्टेनलेस स्टील, किसको, हाँ जो एक डक्टाइल मटेरियल है। अच्छा क्या आपको पता है डक्टाइल और ब्रिटल मेटल में क्या फर्क होता है, बताएं बताएं। ठीक है, जैसे कि आपने, हाँ वार्निंग नहीं देता ब्रिटल के अंदर, आपने बर्फ ली, आइस, हथौड़ा मारो खींचेगी नहीं, टूट जाएगी, क्या हुआ, ब्रिटल मटेरियल, नो इलास्टिसिटी, वेल लैक ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। आपने एक लोहे का पीस लिया, उस पर थोड़ा मारा फैल जाएगा, देखते हैं ना हम लोग रोड पे लोग होते हैं, गरम करते हैं हथौड़ा मारते हैं, फिर गरम करते हैं हथौड़ा मारते हैं और फिर आते जाते हैं, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तार बनाना डक्टिलिटी होता है, बट जनरली मैं जो बता रहा हूँ उसे मेलेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसे खींचना चालू रखा। पहली बात, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हाथ से नहीं कर रहे, तो कल को मैं बोलूंगा ना कि हम एल्यूमिनियम वायर को खींच रहे हैं, स्टील वायर को खींच रहे हैं, तो हाथ से नहीं खींच रहे, यू आर नॉट शक्तिमान। ठीक है, अब सुनो, तो आप किससे, हाँ गंगाधरी शक्तिमान है, लेकिन आओ यहां पर क्या इसको खींच रहे हो, तो इनिशियली क्या होता है, इसको खींचोगे तो कुछ इस तरीके से मामला आएगा, पहला स्ट्रेस। इसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा, यह कुछ इस तरीके से हो जाता है, ध्यान से देखना, इस तरीके से जब ऐसे खींचने लगता है। इसके बाद ठीक है, ये इंजीनियर साहब बता रहे हैं हो जाता है, करा है। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा ऐसे, इस तरीके से ऐसे, यहां से फोर्स लग रही है। ये किसको पढ़ा रहा हूं मैं, स्टेनलेस स्टील, ध्यान रखना। ठीक है, ओ सॉरी स्टेनलेस नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, माइल्ड स्टील, सॉरी, हाँ स्टेनलेस स्टील नहीं, माइल्ड स्टील, वो दिमाग में स्टेनलेस स्टील आ गया, हाँ माइल्ड स्टील, एमएस बोल रहे हैं, एमएस। अब यहां पर इसके बाद पता है क्या होगा, ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से होगा, इसको बोलते हैं नेकिंग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, गला गला गला, पतला सा हो गया, ये उतना मुंह बड़ा है, ये कंधे बड़े हैं, बीच में गला पतला सा दिख रहा है, नेकिंग फॉर्मेशन हो गया। जब नेकिंग फॉर्मेशन होता है इसके बाद फ्रैक्चर होगा, अभी तक फ्रैक्चर नहीं हुआ। अगर मैं इसको इस कंडीशन पे छोड़ता, ये वापस आ जाता, वापस आता, इलास्टिसिटी थी ना इसके अंदर, ऐसे खींचते वापस आ जाता। जब इसके बाद ये टूटेगा ना, तो टूटेगा पता है कैसे, ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक तरफ तो बनेगा कप टाइप स्ट्रक्चर, कौन सा बनेगा, और एक तरफ बनेगा कोन टाइप स्ट्रक्चर, ऐसे। ओह ढंग से थोड़ा बनाऊंगा मैं, तो उतना अच्छा बना नहीं पा रहा, तुम समझ जाना, ठीक है। ये ऐसे करके, हाँ फीलिंग समझो। जब ये ब्रेक होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कप, और इसको बोलते हैं कोन। शायद मैं तो अच्छा नहीं बना पाया, बट तुम समझ गए ना। तो जब भी कभी किसी डक्टाइल मटेरियल का फेलियर होता है, किसका, तो वो कप एंड कोन शेप में होता है। कौन शेप में, एक इंटरव्यू में पूछा गया, एक बच्चा था, वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उसको चाय ऑफर की गई। जब चाय ऑफर करने के बाद उसने बिस्कुट डुबाया, और जैसे ही बिस्कुट बाहर निकाला तो दांत डूब गया। इंटरव्यू में इंसान थोड़ा हो जाता है, वो ऐसे टूट के नीचे गिर गया। तो इंटरव्यूअर बोला विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर, विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर। अब बच्चा कंफ्यूज का, सर मुझे नहीं पता, छोड़ दो मेरे को बस। हाँ अब नहीं, अगर वो खिंच के टूटे, कुछ टाइम दे आपको, तो डक्टाइल फ्रैक्चर। लेकिन अचानक टूट जाए तो ब्रिटल फ्रैक्चर। वो बताता नहीं मैं टूटने वाला हूँ, हाँ वार्निंग कुछ नहीं मिलेगी, सीधा हाँ डक्टाइल, दूसरा ब्रिटल फ्रैक्चर। तो डक्टाइल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, काम खत्म। इतनी बात समझ आई। तो ब्रिटल, अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें कौन सा वाला, वो तो ब्रिटल होगा ना। बिस्किट का टूटना ब्रिटल फ्रैक्चर है, टूट गया ना डायरेक्टली, अचानक टूट गया, अचानक से। नो इफ नो बट भटाबट। आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये आपको समझ आया क्या किया मैंने। जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम दिया, उनका नाम था हुक। हुक ने पता क्या बोला, दुनिया में जितने डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो डक्टाइल क्यों होते हैं, वो डक्टाइल इसलिए होते हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ये क्या होता है इलास्ट, हाँ बताइए, बिल्कुल बताएं, बोलो आपको बड़ा गलत था, ये अपनी शेप में वापस आ जाए। वेरी गुड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और जब उस फोर्स को छोड़ें
तो वापस अपनी शेप को रीगेन कर ले, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुक्स ने एक ऐसे ग्राफ बनाया। ग्राफ वैसे उन्होंने बनाया था फोर्स और डिफॉर्मेशन के बीच, जो ग्राफ था ना वो था फोर्स और डेल्टा एल के बीच था। लेकिन अगर इसी फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड कर दूं और इसी डेल्टा एल को एल से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, ये हो जाएगा स्ट्रेन। भाई फोर्स बढ़ाएंगे डेल्टा एल बदलेगा ना, चेंज इन लेंथ बदलेगी ना। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं और इसको ई एल से कर दूं तो ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब जब उसको खींचा गया माइल्ड स्टील के ऑब्जेक्ट को, तो वो खींचा, स्ट्रेस बढ़ी स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ी स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ी स्ट्रेन बढ़ा, एक पॉइंट तक बढ़ा। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे छोड़ दूं इसको तो वापस कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, बिल्कुल यहां पर आ जाएगा। इसके बाद भी इसमें इलास्टिसिटी बाकी है, लेकिन ग्राफ ध्यान सुनना, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी ये ग्राफ हल्का सा बहुत माइनर तिरछा सा हो गया, सीधा नहीं गया। अभी सीधा आता तो ऐसे जाता कुछ, ये हल्का क्या हो गया, तिरछा हो गया। तो ये इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी कोई ग्राफ बनाओ और ग्राफ में कोई लाइन स्ट्रेट जाए बिल्कुल, तो अगर मान लो यहां पर x, यहां पर y है और यहां पर x है, तो फॉर दिस ग्राफ y इज प्रोपोर्शनल टू x ऑलवेज, फॉर दिस ग्राफ ऑलवेज। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें, ये है v, ये है i, ये लाइन खींची है आपने, तो आपको पता है कि v प्रोपोर्शनल टू i होगा। कौन सा ग्राफ, कौन सा, ओम्स लॉ, पढ़ता बचपन के। तो यहां तक इस वाले पॉइंट तक, ये a पॉइंट है, a पॉइंट तक ये ग्राफ स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट जाता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन से लिमिट, तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, हर मटेरियल की अलग अलग होगी। भाई कोई ज्यादा खींचेगा, कोई कम खींचेगा। इसके बाद लेकिन इलास्टिक लिमिट नहीं है, इसके बाद यहां पर आपने छोड़ा वापस आ जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं था अभी भी। इस एरिया में प्रोपोर्शनलिटी काम नहीं कर रही, प्रोपोर्शनल खाली यहीं तक है बस। इसको बी वाले पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट, ये रवि वो वाली लिमिट आ गई है। अब तुमने खींचा तो हम बड़े हो जाएंगे, हम छोटे नहीं होंगे, अब शेप को रीगेन नहीं करेंगे। तो यहां से अगर आपने खींचा तो हल्का सा ऊपर गया, इलास्टिक लिमिट खत्म। अगर तुमने यहां पर छोड़ा C1 पॉइंट पे, तो ये छोड़ने पे यहां वापस आएगा। यहां पर शुरुआत तो यहां से हुई थी, लेकिन ये जो हमें डेल्टा एल या ये स्ट्रेन एक्स्ट्रा मिल गया। आपने एक इलास्टिक की लेंथ थी 1 मीटर, कितने मीटर, उसे रोज बैठे खींच रहे हो, उसकी लेंथ नापी 1.1 मीटर हो गई। तो 1.1 क्यों आ गया, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस करके तुम प्लास्टिक रीजन में पहुंच गए। वो अपनी शेप को वापस रीगेन, आटे की लोई लो ऐसे मार दो, वापस आ जाएगी क्या, नहीं। तो प्लास्टिक बॉडी डक्टाइल है ही नहीं, वो बॉडी ही डक्टाइल नहीं है भाई, तो वापस काय को आएगी। तो सर प्लास्टिक में तो बॉडी में मतलब चेंज ही नहीं होता ना। नहीं नहीं, यहां पर होगा लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रेन के साथ आएगा, ऐसा नहीं है। ये तो प्लास्टिक रीजन में पहुंच गए। नहीं नहीं, जो चेंज आपने कर दिया वो वापस नहीं आता, परमानेंट चेंज होता है। अपने इनिशियल शेप में नहीं, इनिशियल शेप में नहीं आएगा ना, परमानेंट, हाँ डिफॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान सुनना, वापस आ सकता है वो। हाँ यहाँ से आएगा लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन रह जाएगा। हाँ बोलो। ऐसा हो सकता है कि कोई डक्टाइल मटेरियल है, उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इलास्टिक मटेरियल बन जाए। हाँ नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं कह ग्लास है सकते। ना। सुनो, किसी भी चीज का इलास्टिक ये बनना या नहीं बनना डिपेंड करता है उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर, आप पहले से नहीं बोल सकते। तो ये सब पे अलग डिपेंड करता है। अब जैसे कि इसने बताया ग्लास को गर्म कर दो तो खिंचना शुरू हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, पहले ब्रिटल था वो, तो मॉलिक्यूल आपस में उसकी, एक्चुअली ग्लास ना एमॉर्फस होता है। कैसा होता है, दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप तोड़ो और वो नुकीले नुकीले पॉइंट दे दे आपको, उसे एमॉर्फस बोलते हैं। तो बर्फ उसमें एमॉर्फस में ना क्रिस्टल कहीं भी जम जाते हैं, कहीं भी जम गए तो वो हो गया ब्रिटल। जब गर्म करोगे तो शेप लेना शुरू करते हैं, जब शेप दोबारा बनना शुरू होती है तो इलास्टिसिटी आती है उसके अंदर। अरे यार मटेरियल साइंस की बात नहीं चल रही, तो फिर चले आते वहाँ पर वापस आओ। अब पता है क्या होता है, एक लॉ क्या है, मान लो मैं भागता भागता जाऊँ उस दीवार की तरफ और मुझे दीवार से जस्ट 1 सेंटीमीटर दूरी बोले रुक जाओ, रुक पाऊंगा मैं, मत, हाँ जाके लगूंगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, जो भैया अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है जब तक। जैसे तुम्हें बहुत सा एग्जांपल दूं इसका, जब मैं पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो हाँ मैं वहां से बस से उतरा और बड़ा गिरा मुंह के बल। तो मुझे एक सीनियर ने समझाया, 12th वाले में, 11th में था,
कि भाई जब बस से उतरे तो साथ साथ चलते रहे थोड़ी देर तक। मैं कैसे जुगाड़ है यार, उस टाइम दिमाग में ये नहीं आया तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। हाँ 12th में तो आ गया था, फिर भी 9th में पढ़ा रखा था। इस तरीके से कौन पढ़ता, रट के चले गए। When anything is want to be rest on motor until external force, रट लिया बस, क्या हो गया यार, बस में ऐसे करते थे। तो बस मैं मोशन हूँ, बस के साथ मेरी बॉडी मोशन में है। जैसे ही मैं उतरा मेरे पैर जमीन पे आ गए तो पैर तो रेस्ट पे आ गए। ऊपर वाली बॉडी क्या बोल रही है, अरे मोशन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है। अपर बॉडी मोशन में चली गई, पैर उसमें आ गए तो गिरी पड़ोगे तुम। तो बॉडी को थोड़ा बहकाओ करना, नहीं मैं मोशन में हूं, मैं धीरे रुकूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। सीट बेल्ट हम इसीलिए तो बनाते हैं। सीट बेल्ट का पर्पस क्या है, गाड़ी रुकी अचानक से तो आपकी तशरीफ किस में आ गई, रेस्ट मोशन, रेस्ट पे गाड़ी रुक गई। अपर बॉडी क्या बोल रही है, अरे कहीं रुक रहे हो तुम, मोशन करो, जाओ ठोको, और तुम जाके हॉर्न बजा दोगे। तो सीट बेल्ट बोलते ना ना हम ना जाने देंगे। मतलब ये हम बचपन से पढ़ के आए नियम, लेकिन जब अप्लाई होते तो नहीं बताया किसी ने अप्लाई कहाँ करना है। पढ़ तो लिया हमने, आगे बढ़ते। सुनो अभी इतनी बात समझ आ गई। ऐसे ही क्या होगा, हम इसको स्टिल मना कर रहा है, मैं खींचना नहीं चाह रहा, ऐसे कैसे हम खींचे पड़े, मॉलिक्यूल मोशन में आ गए, मोशन में आ गए, हमने खींचना बंद कर दिया। कह रहे ऐसे कैसे, हम तो खींचेंगे। एक कंडीशन ऐसी आती है बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, जब हम स्ट्रेस नहीं बढ़ाते, हम फोर्स नहीं बढ़ाते, वो फिर भी लेंथ बढ़ा रहा अपनी। मॉलिक्यूल कह रहे हैं अरे चल रहे हो तो चल रहा है, हम मना कर रहे हैं उसे, फिर भी चल रहा है। जैसे बच्चे होते ना, आगे आगे चल रहा हो, पापा पीछे पीछे आ रहे हो, अब पापा कहीं रुक जाए, बच्चा फिर अरे चलता है, पापा तो आ ही रहे होंगे पीछे पीछे। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होता है, हमने फोर्स लगाते तो ग्राफ ऊपर जाता, स्ट्रेस बढ़ाते ग्राफ ऊपर जाता। हम बढ़ा नहीं रहे, हम तो कम कर रहे हैं उल्टा फोर्स। तो ये यहीं रुक जाना चाहिए था, रुकता नहीं है, ये लेंथ बढ़ा रहा है अपनी। ये देखो यहाँ ये, अब हमने यहाँ डाला C2, हमने कहा ये क्या हुआ, कहता हमें कुछ स्ट्रेन मिल गई। कहते स्ट्रेन मिली कहाँ से, स्ट्रेस तो लगाया नहीं, फोर्स कहता वो तो अपने आप मिल गई। इसे बोलते हैं इसे यील्ड। यील्ड का मतलब प्राप्त होना, यील्ड मतलब अपने आप प्राप्त हुआ। क्या मिला, स्ट्रेन मिला, इलास्टिक और प्लास्टिक सीमेंट। बिल्कुल हाँ, ये वो कंडीशन आ गई कि जहां पर इसने बोल दिया अब मत खींचो, अब बस हो गया हमारा। इसको बोलते हैं अपर यील्डिंग, जहां से अपने आप खींचना शुरू हो, लोअर। अब यहां पर आके रुक गया मामला, अब ना हम फोर्स लगा रहे ना आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, हम तो ह्यूमन बीइंग, हम सब कुछ करेंगे, अपना चांद बनाएंगे, अपना सूरज बनाएंगे। पता है वो चाइना ने बना लिया अपना सूरज। हाँ चाइना ने अपना सूरज बना लिया, सूरज। हाँ तो वही कहते हैं चंदा है तू मेरा सूरज है तू। आओ अब बनाएंगे तारे। इसके बाद मटेरियल कह रहा है मेरी औकात नहीं है, मत खींचो बालमा। ये बोल रहा है ऐसे कैसे हम खींचेंगे। हमने यूटीएम मशीन पे हमने बटन दबा दिया, खींचो। उसने फिर धीमे धीमे खींचना शुरू करा। अब इसके मॉलिक्यूल भाई साहब छाती पीट रहे, लेकिन हम माने नहीं यहाँ, क्योंकि अगर इसको छोड़ा वापस यहाँ कहीं आएगा, शेप रीगेन निकलने वाला अपनी है। अब तो खिंच गया, यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट को बोला डी। अब मॉलिक्यूल ने बोला देखो ऐसा है, तुम हद क्रॉस कर चुके, 99 गाली हो गई है। कृष्ण जी समझा रहे हैं, 99 गाली हो गई। कह रहे अब तुम रुक जाओ। कहता नहीं मैं 100वीं गाली दे के मानूंगा। इसके बाद ना कृष्ण जी खुद आए तो ना रोक पाए, 100वीं गाली निकली, चक्र छूट गया। अब लोग बोल रहे हैं रुक जाओ ना, चक्र चला गया। इसके बाद तो अगर तुमने थोड़ी सी भी कोशिश करी तो खुद नहीं रुकेगा ये। अब तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। अब तुम फोर्स मत लगाओ, इसके बाद तो खुद जाएगा और ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, 5 मार्क्स का, उसे 4 मार्क्स का, 4 वाला 4 वाले क्वेश्चन आते हैं आपके 4 मार्क्स का। तो आपका ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट, C1 क्या है, यील्डिंग, क्योंकि इसके बाद सारा इलास्टिक ही रीजन है। यहां से यहां तक का रीजन इलास्टिक है। आपको बता दूं वाली बात में, हाँ सॉरी प्लास्टिक। जो ये रीजन है ना, पूरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम इस रीजन को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें प्लास्टिक ही तो पढ़ना है, शेप चेंज करनी है, अब वापस रीगेन नहीं करनी चाहिए। सोचो हमने कार की बॉडी बना दी, उसे वापस रीगेन कर ले, छोटी हो गई, रीगेन नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो प्लास्टिक रीजन में आ जाता, कि रीगेन ना कर पाए, जैसा कर दिया वैसा कर दिया, शेप वापस नहीं आनी चाहिए। अब यहां से अब समझो, तो यहां पर क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक रीजन, अपर यील्डिंग, लोअर यील्डिंग, अल्टीमेट स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस, यही तो स्ट्रेंथ है मटेरियल की। यील्ड मतलब प्राप्त होना, मिलना। अपर और लोअर
हाँ, यहां से शुरू होगा खींचना अपने आप, यहां पर रुक जाएगा अपने आप। इसके बाद वो मना कर रहा है, फिर भी खींच रहे हैं उसको, तो ये मैक्सिमम गई। और ई वाले पॉइंट पे क्या होगा? रप्चर, फ्रैक्चर, ब्रेकिंग, सबका मतलब सेम है। तो यहां पर जो स्ट्रेस आएगी उसको बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस? ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस वाले पॉइंट पे आ जाए, खत्म हो जाएगा मामला। या तो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अगर ये पूरा एक्सप्लेन करने का तो कर दोगे, लिखवाऊंगा मैं, पूछ बनाना आ गया तो समझ आ गया। अब हुक्स ने क्या बोला?